वेलकम टू बीटीएस न्यूज़। मैं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज़। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। बीटीएस चैनल के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आज मैं फातिमा सीएम कैंप ऑफिस के पास टूरिस्ट प्लाजा होटल में खड़ी हूँ। यहाँ पे आतिफ रशीद साहब का प्रेस मीट था। इसमें आतिफ रशीद साहब ने जो 3 दिन का दौरा मुकम्मिल किया, वहाँ की तफसीलात बयान की। इसी बात पे हमने बात की है CWC हनीफ अली साहब से। आइए जानते हैं उनके क्या ख्यालात हैं। देश के माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तलिफ स्कीमात जो चल रही हैं उसको रूबो-अमल लाने के लिए और माइनॉरिटीज़ को किन कठिनाइयों का सामना है देश में और उनको क्या क्या आवश्यकता है देश के माइनॉरिटीज़ को, उस ज़िम्मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के द्वारा हिंदुस्तान के तमाम रियासतों का दौरा करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन जनाब आतिफ रशीद साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आतिफ रशीद साहब जो कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, तेलंगाना आने से पहले हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पौडीचेरी का दौरा कर चुके हैं। 3 दिन के दौरे पर वो हैदराबाद आए और वो दौरे में जैसे ही वो हैदराबाद पहुँचे, मैं भी उन्हीं के साथ आया दिल्ली से। सीधे मक्का मस्जिद गए, वहाँ पर नमाज जुमा अदा की। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंट्स के, तेलंगाना स्टेट के तमाम डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ उनकी बैठक हुई और तेलंगाना में क्या योजनाएं माइनॉरिटी की चलाई जा रही हैं उसकी भी समीक्षा हुई और माइनॉरिटीज़ को किन चीज़ों की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ दुविधा है, इस पर भी गौर किया गया। बहुत ही अच्छा अंदाज में चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद हिज एक्सॉल्टेड हाइनेस गवर्नर ऑफ तेलंगाना, उनसे भी मुलाकात हुई। काफ़ी देर तक माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर उनके साथ चर्चा हुई। गवर्नर की मुलाकात के बाद क्रिश्चियन समाज के साथ भी एक बैठक हुई। क्रिश्चियन समाज की बैठक के बाद बोहरा कम्युनिटी, उनके साथ भी बैठक हुई और शिया इस्माइली आगा खान कम्युनिटी, उनके साथ भी बैठक हुई। फिर दूसरे दिन माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले यानी सुन्नी, महदविया कम्युनिटी, शिया, तमाम लोगों के साथ दूसरे दिन वो भी बैठक हुई और वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के ज़िम्मेदारान और बोर्ड के मेंबरान, चेयरमैन और वक्फ बोर्ड के CEO, हज कमेटी के CEO, उनके साथ भी बैठक हुई। उस पर भी बहुत ही तफसीली चर्चा हुई। और आज यानी दरगाह यूसुफैन, उसके बाद बादशाही आशुर खाना और दारुल यतमा जो कि एक शिया यतीम खाना है नूर खां बाज़ार में, वहाँ का भी मुआयना किया गया। वहाँ के मुआयने के बाद फिर अफजलगंज के गुरुद्वारा, वहाँ पर भी सिख समाज के साथ बहुत ही समझो तफसील से बातचीत हुई, चर्चा हुई। अब जैन समाज के साथ भी अभी कुछ ही देर में बैठक है, तो उनसे भी बात होगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में
इन माइनॉरिटी कमीशन में जितने भी वर्ग आते हैं 6, तमाम के साथ चर्चा करना और उसमें कुछ कमी है उसका समाधान निकालना, और उनकी कोई शिकायतें हों, कुछ शिकायतों की भी जांच करा कर उसको पूरा करना। तो जैसा कि वक्फ बोर्ड के हालात है सारे देश में, वो भी जहाँ भी जो भी स्टेट जा रहे हैं आतिफ रशीद साहब, उसका भी ख़ास तौर से समझो आप बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर मकसद एक ही है कि देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ इन्हें इंसाफ हो और उनकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी हो। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत ही चिंतित हैं कि ये चीज़ें यानी बहुत ही विस्तार के साथ वो हल हों। चुनाचे जैसा कि आप जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और हिंदुस्तान के कई वक्फ बोर्ड्स हैं अलग अलग रियासतों के, वहाँ पर तकरीबन 80% प्रॉपर्टी हमारे हाथ में नहीं है, 20% है, उसकी भी सेफगार्ड की सोचना है। अपने मुल्क में पहली बार नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने ली और उसका तकरीबन कई स्टेट में तो 100% हो चुका है, कुछ स्टेट में थोड़ा बहुत बाकी है, और वो भी नाकाफ़ी समझते हुए जीआई मैपिंग का काम सारे देश में चालू हुआ और उससे यानी किसी भी आदमी को ये पता चल सकेगा कि वक्फ बोर्ड की जो लैंड है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सुरक्षित रहें। और यानी जहाँ तक यानी मिसाल के तौर पे आप यानी जीआई मैपिंग के वक्त एक हॉल बना है, वो हॉल आ गया, अगर उसमें 1 इंच का भी कुछ इजाफा होता है या 1 इंच का भी कोई कब्ज़ा होता है, वो ऑटोमेटिकली समझो आप यानी ऑनलाइन बैठ के देख ले सकते हैं। तो इसकी समझो आप काम चल रहा है, और जो प्रॉपर्टीज़ यानी इंक्रोचमेंट में है उसके बाद उसका भी हम वो करेंगे, क्योंकि वक्फ एक्ट में इतनी गुंजाइश है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की बिक भी जाती है तो वक्फ ऑलवेज इज़ वक्फ, उसका एक्ट है। उनके सेल डीड भी कैंसिल होते हैं और हो रहे हैं, और उसके बाद रिकवरी ऑफ पोजीशन भी होता है। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 80% जो हमारी गई है वो लेने का भी हक हमको है, चूँकि रियासतें स्टेट्स के जो वक्फ बोर्ड्स हैं वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर उसकी पाबंदी नहीं कर रहे हैं और उसको पाबंदी नहीं कर रहे हैं वक्फ एक्ट की। तो उसकी भी हम यानी कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ के सेल डीड्स हुए हैं, इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, वो भी हासिल किया जाए। और हम जो है यानी वक्फ के नए यानी लीज एंड रेंट रूल्स बनाए हैं, तो वो रेंट एंड लीज रूल जो है, जैसा कि अंडर टेबल हमेशा वक्फ बोर्ड में काम होता था, तो वो ना हो पाए। अगर 1000 रुपये अगर किराया होता है 1000 तक, तो वो भी आप किसी को यानी आपका एप्लीकेशन है आपको दे देना नहीं है, बल्कि उसके लिए यानी आप लोकल जो मसाजिद हैं उसमें ऐलान कराना है। हमारे पास जो वक्फ एक्ट में जिक्र है वो ढंडोरा पीटना, तो ढंडोरा का मतलब है कि ऑटो रिक्शे में अनाउंसमेंट कराना, कुछ पैम्पलेट्स लगाना, कुछ हैंडबिल्स बांटना अतराफ के एरिया में 1000 रुपये तक। यानी मैक्सिमम किराया यानी लीज जो है 30 साल की, और हर महीना वो आप यानी हर साल उसका फिर नया किरायानामा होगा और उसमें 2.5% का इजाफा होगा। तो उसी तरीके से अगर 1000 रुपये के ऊपर कोई किराए की प्रॉपर्टी दी जाती है तो एक नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर और फिर लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको यानी एडवर्टाइज के साथ उसका अनाउंसमेंट करना है और उसको बाज़ाब्ता समझो टेंडर कॉल करना है, ओपन ऑक्शन करना है। ये नए लीज एंड रूल्स बने हैं। तो अगर अभी पिछले दिनों कुछ
कई वक्फ बोर्डों को ये बात नहीं मालूम है, अंडर टेबल अभी भी काम चालू है, तो उस पर नज़र रखे हुए हैं और जहाँ कोई भी ऐसा काम होगा उसके ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बराबर एक्शन लेगा। और जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है वो भी इस ज़िम्मन में सीरियस है, वो भी एक्शन लेगा।